हाय एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को जोहार। टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएं और मेहनती बने। आप सभी को आपके शिक्षक, आपके गुरु, आपके एजुकेटर्स, मेंटर्स का सानिध्य प्राप्त हो और आपकी अच्छी पढ़ाई करें। लेट स्टार्ट द टुडेस क्लास। आज के क्लास में हम लोग ओशनोग्राफी की चर्चा करेंगे और थीमेटिक रिवीजन सीरीज में हम लोग ओशनोग्राफी एक स्मॉल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। ओशनोग्राफी में पढ़ने का कुछ तरीका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड दिस द टॉपिक इनटू सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कुछ तरीके में हम लोग डिवाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के बाद आप इस यूनिट को पढ़ें। तो सबसे पहली बात एक जनरल डिस्कशन से शुरू करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओशनोग्राफी। ओशंस के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सो ओशनोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है। इट बेसिकली रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ओशन रिलीफ, ओशनिक वाटर एंड ओशनिक रिसोर्स। जब आप ओशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके फ्लोर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्हाट आर द प्राइमरी रिलीफ फीचर्स। उसके बाद हम लोग ओशनिक वाटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओशनिक वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें कि सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी की बात करेंगे और द मूवमेंट ऑफ वाटर अनदर हैंड में जिसमें कि टाइड्स, वेव्स एंड करंट्स की बातें करेंगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर दोनों हो सकता है। तो वहाँ पर वेव, करंट्स एंड टाइड्स की बात करेंगे और दूसरे हैंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर जिसमें सैलिनिटी यानी सॉल्ट कंटेंट, देन दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर एंड डेंसिटी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइड करें कि सबसे पहले हम लोग इसमें ओशनिक फ्लोर की बातें करेंगे। जब हम लोग ओशनिक फ्लोर की बात करते हैं तो एक ब्रॉड एंड स्केची मैप अपने इस माइंड में रखना है कि हाउ द ओशन फ्लोर लुक्स लाइक। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ सेक्शंस दिखाई पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर अबाइसल प्लेन्स और ट्रेंचेज। ये एक बेसिक मैप है जिसको दिमाग में रखना है। इन सब सेक्शंस के बारे में हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करेंगे एंड दैट वी विल स्टडी अंडर द ओशनिक फ्लोर। जब ओशनिक फ्लोर के बारे में स्टडी करेंगे देन यू विल स्टडी ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी की बात करेंगे और जब मूवमेंट ऑफ वाटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स की बातें करेंगे। तो दिस साइंटिफिक स्टडी को ही हम लोग ओशनोग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद इस यूनिट में आप कैसे पढ़ेंगे ना, ओशनिक रिसोर्स में जिसमें कि हम लोग दैट इज कॉल्ड द मरीन स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना की बातें करेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट वुड बी द ओशनिक रिसोर्स। तो हमारा ओरिएंटेशन क्या होगा, सबसे पहले आप ओशनिक फ्लोर के बारे में पढ़ें, देन यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट दैट इज कॉल्ड द वाटर प्रॉपर्टीज एंड देन लास्ट में ओशनिक रिसोर्स के बारे में, मरीन रिसोर्स की बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास और सबसे पहले ओशनिक फ्लोर से शुरू करेंगे। तो ओशनिक फ्लोर में सबसे पहला सेक्शन जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो ओशनिक फ्लोर को हम लोग इस मेजर रिलीफ फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो द प्राइमरी रिलीफ ऑफ द ओशंस, जो प्राइमरी रिलीफ्स में क्या क्या आता है ना, पहला चीज है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द सेकेंड दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, थर्ड कॉन्टिनेंटल राइज, फोर्थ दैट इज कॉल्ड अबाइसल प्लेन्स एंड फिफ्थ को बोलेंगे ट्रेंच। ठीक, तो ओशनिक फ्लोर्स को आप ध्यान से देखें तो इस तरह से आप कुछ दिखने को मिलेगा ना। इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। द नंबर 1 इंडिकेट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नंबर 2 इंडिकेट्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज नंबर 3, नंबर 4 इज द अबाइसल प्लेन्स एंड नंबर 5 इज द ट्रेंचेज। अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कॉन्टिनेंट है। जैसे आप कॉन्टिनेंट से जब ओशन के अंदर जाएंगे, सी के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा जमीन मिलेगा। सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाएगा। जो एवरेज विड्थ की बात करें कि अक्रॉस द ग्लोब यदि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम लोग स्टडी करें, सो ऑन एन एवरेज द 75 किलोमीटर इज द एवरेज विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ दोनों ही होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के डेप्थ की बात करें सो ये 200 मीटर और फेदम में 100 मीटर के आसपास होगा। दैट इज
1 फैदम, इट इज ऑल्सो यूनिट, तो 1.83 मीटर के आसपास होता है। यू मस्ट नोट दीज फैक्ट्स। इसके बाद जब हम लोग ये बातें करते हैं कि किन किन एरियाज में कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो नैरोअर होगा और कुछ एरियाज में कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, वाइडर होगा। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक काइंड ऑफ रिसोर्स होता है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक काइंड ऑफ गिफ्ट होता है। सो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स रिच ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का हॉलमार्क भी होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्री है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम है, दैट्स वाई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक रीजन ये भी है कि एक नेचुरल डिफरेंसेस है, नेचुरल वहाँ पर कमी है। ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे तो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स के आसपास हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा मिलेगा, नैरोअर मिलेगा। सो जैसे कुछ माउंटेन्स के एग्जांपल्स है लाइक रॉकीज, एंडीज। आप जानते होंगे रॉकीज माउंटेन कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज माउंटेन कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो उन माउंटेन्स के आसपास देखें तो वहाँ पर नैरोअर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा क्योंकि वो सब जोन ऑफ सबडक्शन पे बनता है। ठीक ना, जोन ऑफ सबडक्शन ये सारे टर्म्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, जो हम लोग क्लास में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग क्या देखे थे कि जब दो प्लेट टकराता है ना, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या देखे थे, कोलिजन की बातें करते हैं कि बाउंड्री 3 टाइप्स की होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। 3 तरह की बाउंड्रीज होती है। तो कन्वर्जिंग बाउंड्री में प्लेट प्लेट का कोलिजन होता है। जब दो प्लेट टकराता है तो जो हेवियर प्लेट होगा, ज़्यादा डेंसर प्लेट होगा या हाई स्पीड प्लेट होगा, वो क्या होता है, सबडक्ट कर जाता है। और सबडक्शन जोन के आसपास जो फिर सेडिमेंटेशन होगा, स्क्वीजिंग होगा और वहाँ पर माउंटेन्स बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन्स बनता है। ये जियोमॉर्फोलॉजी में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन को रेफर करेंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स के आसपास जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है वो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड नैरोअर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनेगा। तो नैरोअर कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स के आसपास। जी ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ना, यहाँ पर आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिलेगा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलेगा, द मिनरल रिच सेडिमेंट्स मिलेगा, यहाँ पर फिशरी इंडस्ट्री, बूमिंग फिशरी इंडस्ट्री होगा। ठीक है, अब वर्ल्ड में जो 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो भी रीजन्स होंगे वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा होगा, ब्रॉड होगा, वाइडर होगा। वहाँ पर कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। ठीक है, तो वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। क्यों, इसका एक रीजन ये बताता है कि ये सारे रीजन्स आइस कैप से क्या थे, ढके हुए थे। दीज एरियाज आर कवर्ड विद द आइस। नाउ विद द क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अब ये आइस क्या हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है। सो मेल्टिंग के चलते ड्यू टू बायंसी दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम्स इनटू द एक्सपोज, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, वाइडर मिलेगा। यदि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ग्रेडियंट या स्लोप की बातें करेंगे, ग्रेड स्लोप माने दैट इज कॉल्ड ढलाव, इसकी ग्रेडियंट की बात करें तो ये जेंटल स्लोप का होगा। ऑन एन एवरेज इसका स्लोप जो है वो लेस देन 1 डिग्री के आसपास होता है, 0.5 से कम, 0.3 से ज़्यादा, ये इसका स्लोप कहलाता है। यदि हम लोग कुछ और एरियाज की बातें करें कि जैसे अफ्रीका में ना नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है। क्यों नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा कि अफ्रीका को ध्यान से देखें तो वहाँ स्कार्फ टोपोग्राफी मिलेगा कि किनारे में वर्टिकल एब्रप्ट एंडिंग है, तो वर्टिकल एंडिंग है तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो गया। सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास आपको एक नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल ओशन बेसिन्स में 7.5% कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अब हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप की ओर चले तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है दिस इज द सेकेंड पोर्शन यू विल गेट। कॉन्टिनेंटल स्लोप 8.5% ऑफ द टोटल ओशन बेसिन को कंट्रीब्यूट करता है। इसके ग्रेडियंट की बात करें तो इसका जो स्लोप है मोर देन 1 डिग्री होगा, थोड़ा इंक्लाइंड होगा, थोड़ा स्टीप होगा। ऑन एन एवरेज 3 डिग्री टू 5 डिग्री इसका स्लोप होगा। बट कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इवन द स्लोप 25 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है। वन सच एग्जाम्पल इज सेंट हेलेना आइलैंड। सेंट हेलेना आइलैंड की स्टोरी जानते हो, नेपोलियन बोनापार्टे को यहाँ पर कैप्चर करके रखा गया था सेंट हेलेना आइलैंड में। ठीक है, आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप में कैनियंस मिलेगा। कैनियंस की बात आप लोग द लैंडफॉर्म से पढ़े होंगे। कैनियंस यहाँ पर इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करेगा क्योंकि स्लोप है, इरोजन होगा, तो यहाँ पर कैनियंस मिलेगा आपको। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स
आपको कहाँ मिलेगा? द कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलेगा। दिस इज ए पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। इसको आप नोट करके रखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप में सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स आपको मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आप कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में स्टडी करेंगे। इस फिगर को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके कॉन्टिनेंटल राइज तक को हम लोग कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। ये भी याद रखना है। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज इक्वल टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस कॉन्टिनेंटल स्लोप प्लस कॉन्टिनेंटल राइज। अब थर्ड सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसको कॉन्टिनेंटल हम लोग राइज बोलेंगे ना। यहाँ पर तक कॉन्टिनेंट रहता है, दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब इसके बाद कॉन्टिनेंट नहीं है, मतलब यहाँ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अप टू कॉन्टिनेंटल राइज तक हम लोग एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ही है। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर डोमिनेट करेगा, है ना। दिस सेक्शन यहाँ पर कैसे फीचर डोमिनेट करेगा? डिपोजिशनल फीचर। इसका स्लोप कैसा होगा? जेंटल स्लोप होगा, लेस देन 0.5 डिग्री इसका स्लोप होगा, इसलिए यहाँ पर डिपोजिशन डोमिनेट करेगा, इरोजनल फीचर डोमिनेट नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं कि ओशन बेसिन्स के अराउंड ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में। कॉन्टिनेंटल राइज क्या है? दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, डिपोजिशनल फीचर विल डोमिनेट, ग्रेडियंट इज लेस देन 0.5, रिंग अराउंड द ओशनिक बेसिन बनता है। नाउ नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अबाइसल प्लेन्स। अबाइसल प्लेन्स ये बहुत बड़ा एरिया होता है, दैट इज फोर्थ रीजन अबाइसल प्लेन्स। तो याद हो गया होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, उसके बाद क्या मिलेगा? अबाइसल प्लेन्स। अबाइसल प्लेन्स माने टोटल ओशन बेसिन्स का 82.5% ये अबाइसल प्लेन्स कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। अबाइसल प्लेन्स में आपको बहुत सारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेगा, लाइक द सी हिल्स, द सी माउंट, गायट्स, है ना। अबाइसल हिल्स, ये सारे फीचर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? अबाइसल प्लेन्स में। तो अबाइसल प्लेन्स जो सबसे स्मूथेस्ट पोर्शन होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजेस देखने को मिलेगा। यहाँ का जो रॉक टाइप है वो बेसाल्टिक इन स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि ओशनिक बेसिन है, ओशनिक रॉक्स है, तो बेसाल्टिक स्ट्रक्चर्स होगा, ओशनिक प्लेट्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ओशनिक ट्रेंचेज आर द लोकेटेड बिटवीन अबाइसल प्लेन्स एंड द कॉन्टिनेंटल राइज। हमने क्या देखा था? ये कॉन्टिनेंटल राइज है और अबाइसल प्लेन्स है, तो इन एरियाज पे आपको ट्रेंचेज भी देखने को मिलेगा। ट्रेंच की बात करें तो डीपेस्ट पोर्शंस इन द ओशंस आर कॉल्ड ट्रेंचेज। आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, जहां पर सबडक्शन जोन है वहां पर ट्रेंच बनता है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को याद करो, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हमने क्या देखा था? थोड़ा सा रेफर करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ना, जियोमॉर्फोलॉजी में आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़े होंगे कि देर आर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थर्मल कन्वेक्शन करंट एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर, ये पढ़े होंगे आप। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या बोलता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाट मार्जिन्स, या 2 टाइप्स ऑफ दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बाउंड्री एंड कन्वर्जिंग बाउंड्री। डाइवर्जिंग बाउंड्री में क्या होता है कि जो प्लूम्स है, हॉट प्लूम्स माने मैग्मा राइज, फिर यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होगा, न्यू क्रस्ट क्रिएट होगा, और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री के नीचे क्या होगा? न्यू क्रस्ट बनेगा। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री के नीचे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड क्रस्ट। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट। कन्वर्जिंग बाउंड्री में क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड क्रस्ट। ये कन्वर्जिंग बाउंड्री में ट्रेंच बनता है और डाइवर्जिंग बाउंड्री में क्या बनता है? रीजेज। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना। जस्ट हैव ए रिकैप। नाउ हम लोग अबाइसल प्लेन्स में क्या देख रहे हैं कि ये सबसे स्मूथेस्ट पोर्शन है। यहाँ पर क्या होगा? प्लेन एरियाज होगा, रोलिंग प्लेन्स मिलेगा। तो कुछ फीचर्स और नोटेबल हैं, जिसके कि सी माउंट। व्हाट इज सी माउंट? ये बेसिकली रिजेज है। रिज माने सीरीज ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड रिजेज। यदि रिजेज की हाइट 1000 मीटर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग सी माउंट के कैटेगरी में रखेंगे। अबाइसल हिल्स या सी हिल्स किसको बोलेंगे? हाइट यदि 300 to 1 किलोमीटर के बीच में हो, मतलब ये अबाइसल हिल्स जो होंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड सी हिल्स, और सी हिल्स सी माउंट से छोटा होगा। यदि आप फिगर बनाए तो ये मान लीजिए सी माउंट है, तो उससे छोटा क्या होगा? सी हिल्स होगा, और अबाइसल हिल्स। थर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोलेंगे? गायट्स। तो गायट्स क्या होते हैं ना? फ्लैट टॉप सी माउंट या फिर सी हिल्स आर कॉल्ड गायट्स। ना किसी तरीके से मान लीजिए ये सी माउंट का क्रेस्ट टूट गया या रिमूव हो गया, तो ये ऐसा इसका टॉप कैसा हो जाएगा? फ्लैट टॉप हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? गायट्स बोलते हैं।
तो ये मान लीजिए सी माउंट है, ये क्या हो गया, सी हिल्स या अबाइसल हिल्स है, ये क्या हो गया, गाइड्स है। तो क्या सी हिल से गाइड्स बन सकता है? यस। क्या सी माउंट से गाइड बन सकता है? यस। उसके बाद जो एक अनदर फीचर है उसको बोलते हैं नाल। व्हाट इज नाल? मान लीजिए ये कोई ओशनिक रीज है, सी माउंट रीज है, यदि ये हाईली इरोडेड हो, है ना, तो हाईली इरोडेड सी रीजेज, हाईली इरोडेड रीजेज आर कॉल्ड नाल। तो नाल कैसा होगा? हाईली इरोडेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नाल। सो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखेंगे, सी माउंट, दूसरा अबाइसल हिल्स, तीसरा गाइड्स एंड चौथा नाल। ये आपको अबाइसल प्लेन्स के कुछ फीचर्स जानने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ बेसिक जानकारी रखेंगे कि दैट विच डीप डिवाइड्स मिड अटलांटिक रीज। जैसे 3 ओशंस की बातें करते हैं, अटलांटिक ओशन, दूसरा इंडियन ओशन, तीसरा पैसिफिक ओशंस। सो अटलांटिक ओशंस में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? रीजेज, एंड मोस्ट नोटवर्दी क्या है? दैट इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रीज। तो मिड अटलांटिक रीज का जो डिवीजन है वो कौन से डीप से डिवाइड होता है? ना रोमांसी डीप, ये याद रखिएगा। सो अटलांटिक ओशंस में ज़्यादा से ज़्यादा रीजेज हैं, ट्रेंचेज बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अटलांटिक रीजन में सबडक्शन जोन नहीं बनते हैं, डाइवर्जिंग बाउंड्रीज है, इसलिए यहाँ पर रीजेज ज़्यादा मिलेगा। पैसिफिक ओशन में सबडक्शन जोन है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ट्रेंचेज मिलेगा, लाइक मरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रीजेज के नाम इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखिएगा। इंडियन ओशन में कौन कौन से रीजेज हैं? सुकोट्रा छागोस, कार्ल्सबर्ग, लक्षद्वीप छागोस और 90 डिग्री ईस्ट रीज, है ना, ये अंडमान निकोबार के आसपास। तो ये चारों जो रीज हैं वो कहाँ मिलेगा आपको? इंडियन ओशन में मिलेगा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। कौन कौन से? एक बार रिपीट करते हैं, सुकोट्रा छागोस रीज, कार्ल्सबर्ग रीज, द लक्षद्वीप छागोस रीज एंड 90 डिग्री ईस्ट रीज, है ना। और पैसिफिक ओशंस की यदि बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन में सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सबडक्शन जोन है, इसलिए वहाँ पर ट्रेंचेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने चर्चा किया। सो ये फर्स्ट यूनिट में आप इन बातों की चर्चा करेंगे कि ओशनिक फ्लोर में आप दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अबाइसल हिल्स और फिर ट्रेंचेस की बातें करते हैं, एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन। तो इस छोटे से क्लास में एक ओवरव्यू की तरह इस ओशिनोग्राफी यूनिट का हमने देखने की कोशिश किया। एनसीईआरटी की किताब में कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर लेंगे। एंड अगले क्लास में हम लोग ओशनिक वाटर या फिर ओशनिक वाटर के फीचर्स, जिसमें कि सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड उसके बाद मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर, टाइड, वेव्स एंड करंट्स की बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक बधाइयाँ। सभी का जो आने वाला समय मंगलमय हो, एंड यू अटेन द न्यू क्लाइमेक्स एंड जेनिथ ऑफ योर द लाइफ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप सभी को जोहार।